नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे भाई की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि पिछले 20 वर्षों से अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि पिछले 20 वर्षों से कामयाब होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका जो काम धंधा है वो सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इनको ऐसी महसूसता आती है कि जैसे कोई शक्ति है जिसने इनको जकड़ करके रखा हुआ है, इनको पीछे की तरफ कोई ऐसी चीज़ है जो खींचती है। अगर ये 4 कदम आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है इनके जीवन के अंदर कि 10 कदम इनको पीछे लेने पड़ जाते हैं। ऐसा ऐसा नुकसान जो है इनका हो जाता है। दोस्तों, इनकी जो नाकामयाबी है उसके अंदर अपने माता और अपने पिता को ये काफ़ी जिम्मेवार समझते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जिस प्रकार का सपोर्ट एक माता एक पिता अपनी संतान को प्रदान करते हैं, नॉट जस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब केवल आर्थिक सपोर्ट की बात नहीं है, लेकिन एक इमोशनल सपोर्ट होता है। कहते हैं कि मेरे माता पिता का वो इमोशनल सपोर्ट मुझे प्रोवाइड करना तो क्या, लेकिन मेरे माता पिता ने ऐसी परिस्थितियों को मेरे जीवन के अंदर जन्म दिया जिसकी वजह से इंसान और परेशान हो जाए, और ज़्यादा दुखी हो जाए, डिप्रेशन के अंदर चला जाए, एंजाइटी हो जाए। तो कहते हैं कि मेरे माता पिता इस प्रकार की हरकतें बहुत ज़्यादा करते आए हैं, और माता पिता में से भी दोस्तों माँ का ज़्यादा रोल है। बताइए, अमूमन तौर पे ऐसा होता है कि कोई बच्चा होता है तो उसकी जो माँ होती है, माँ प्रेम की मूर्त होती है। हाँ, पिता जो होते हैं वो गुस्से वाले और ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं कि मेरे पिता तो मेरी माँ के दुम छल्ले हैं, जैसा मेरी माँ बोलती है वैसा वैसा मेरा पिता करता है। और मेन मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली जो पर्सनैलिटी है वो मेरी अपनी सगी माँ है। ये कहती हैं कि मेरी माँ का कुछ ऐसा है कि जब से ये कहते हैं कि मेरा विवाह हुआ, और ये बताते हैं कि इनका जो विवाह है वो एक अरेंज मैरिज था। एक अरेंज मैरिज इनकी खुद के माता पिता जो है, जो बहू है, इनके लिए सिलेक्ट करके लेकर के आए। कहते हैं अरेंज मैरिज हो जाने के बावजूद भी कहते हैं मेरी माँ को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो मुझे और मेरी बीवी को एक साथ नहीं देख सकती। कह रही ले तो आई है वो उसको विवाह करके, लेकिन पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि जब शुरू में, अब 20 वर्ष हो चुके हैं, 20 से 1 वर्ष हो चुके हैं इनको विवाह किए हुए, तो ये कहते हैं कि मेरी माता का कुछ ऐसा है कि अगर हम, जैसे वो शादी करके आ गए, अगर हम सोच रहे हैं कि हम दोनों को कहीं घूमने जाना है, या जैसे बाहर बुध बाजार लगा हुआ है और बुध बाजार में जाकर के हम लोगों को छोले भटूरे खा के आने हैं पति पत्नी को, तो उसके अंदर भी इनकी माता जी को बहुत ज़्यादा आपत्ति होती थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके अलावा ये कहते हैं कि मेरी माँ जो है ना वो लालची बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लालची है। और लालच के चलते उन्होंने क्या किया, ये कहते हैं कि जब मेरा विवाह हुआ तो विवाह के अंदर जैसे जो रस्में होती हैं, तो लड़की वालों के जो परिवार वाले होते हैं वो आपको ना रिंग्स पहनाते हैं। तो कहते हैं मेरे विवाह के अंदर मुझे लगभग 10 रिंग्स पहनाई गई थी, यानी कि वो कहते हैं ना 10 उंगलियां पड़तियाँ, तो वो 10 रिंग्स ये कहते हैं कि मुझे पहनाई गई थी। कहते हैं जैसा ही मेरा विवाह होकर के हम लोग घर पे आए, तो कहते हैं कि अभी पूरी रस्में भी पूरी नहीं हुई थी कि मेरी माँ ने सारी अंगूठियाँ निकलवा ली। माँ ने कहा कि सारी अंगूठियाँ निकाल करके मेरे को दे दे, ये तू अपने हाथ में पहन करके मत रख। तो कहते हैं भैया जो हमारे विवाह की जो वीडियो बनी हुई है ना, उसके अंदर क्या है कि जब घर आ जाती है, बारात घर आ जाती है, तो उसके बाद भी रस्में होती हैं और उसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है। तो कहते हैं वहाँ पे जो रस्में हैं उसके अंदर मैंने अंगूठियाँ पहन रखी हैं, लेकिन जब मैं यहाँ घर पे आया हूँ और घर की जो रस्में हो रही हैं उस रिकॉर्डिंग के अंदर मेरे हाथ में अंगूठियाँ नहीं हैं, क्योंकि माँ ने घर में आते ही पहली अपॉर्चुनिटी जो उनको मिली तो उन्होंने सारी अंगूठियाँ उतरवा ली। फिर ये कहते हैं कि माँ ने अंगूठियाँ उतरवा करके वो सारा सोना पिघलवा दिया। उस सोने के अंदर से अपने लिए कुछ गहने बनवाए, एक अंगूठी या 2 अंगूठियां कह रहे हैं अलग टाइप की, वो वाली नहीं जो वीडियो के अंदर थी, कहते हैं अलग पिघलवा करके दोबारा से मेरे भाई को बनवा करके दी। और कहते हैं उन सभी अंगूठियों में से एक अंगूठी जो है मेरे को दी, एक नई अंगूठी बनवा करके दी, और फिर कुछ चीज़ें जो है वो पिताजी को। तो कुछ उनका ऐसा था कि भाई इसके पास जो आया है ये सिर्फ इसका नहीं है, ये सब में बंटना चाहिए, एक ऐसी भावना। और शायद वापस क्लेम ना कर सके इसलिए डायरेक्ट वो अंगूठियां नहीं यूज़ की गई, बल्कि उनको पिघलवा करके पूरी तरह से बदलवा दिया गया। इसी के साथ साथ ये कहते हैं कि जब मेरे विवाह को लगभग 1 महीना हो गया था, तो मेरी अपनी माँ ने मेरी पत्नी को प्रेशर डालना शुरू किया कि ये जो सारे तुम्हारे गहने हैं, ये गहने तो मुझे दे दो,
ये जो घर का जो तिजोरी है उसके अंदर जाएंगे, तुम ये पहन करके मत घूमा करो, गहने मुझे दे दो। अब ये कहते हैं कि मेरी अंगूठियां उतरवा करके पिघलवा चुके थे, तो मैं थोड़ा आहत था, तो मैंने जब थोड़ा सा इंटरफेयर किया तो इनकी मेरी कह रही मेरी माँ ने कहना कुछ इस प्रकार से बात रखी सामने कि एक्चुअली मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो सोना लाई है वो सोना असली भी है या नहीं है। और कुछ ऐसा हुआ, कहते कि मेरी माँ ने इस बात को लेकर के घर के अंदर झगड़ा शुरू कर दिया कि बहू की जो ज्वेलरी है वो हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं है, तो हमारे को तो हॉलमार्क ज्वेलरी चाहिए। और उन्होंने कहते हैं कि मेरी पत्नी पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि वो अपने पिताजी को जो है बोलें कि ये मेरे सारे गहने बदलवा करके दो पिताजी, इनके बदले में हॉलमार्क ज्वेलरी। अब ये कहते हैं कि मेरे जो ससुर जी हैं वो बहुत जाने माने टीचर हैं अपने यहाँ के, कुछ ऐसा है। और कहते हैं कि बहुत उनका नाम है, गुरुजी करके सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। कहते हैं कि उनके लिए उन गहनों को बदलवाना एक मान प्रतिष्ठा में दाग आने का इशू था कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि गहने बदलवा रहे हैं वो। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। कहते कि लेकिन मेरी माँ इतनी पीछे पड़ी कि मेरी वाइफ को प्रेशर में आकर के वो वापस करना पड़ा। पिताजी जो हैं मतलब ससुर जी जो हैं उन्होंने अपने सुनार, जो खानदानी सुनार था, उसको सोना वापस किया। फिर एक दूसरी बड़ी किसी नामची ज्वेलर से जो है कहते हैं हॉलमार्क ज्वेलरी ली, जिसके अंदर कहते हैं जितना भी उन्होंने सोना अपनी पुत्री को चढ़ाया था उसके ऊपर 15 से 20% का उन लोगों को नुकसान हुआ। मतलब लाखों रुपए के अंदर जो है ये कहते हैं मेरी माँ की जिद की वजह से मेरे ससुर जी जो हैं उनका नुकसान हो गया। और उसके बाद भी ये कहते हैं कैसे ना कैसे करके वो मेरी पत्नी की ज्वेलरी को हथिया लेना चाहते थे। बहुत ज़्यादा कहते हैं मेरी माँ का मन था। और कहते हैं कि जब उन्होंने ये देखा कि मेरी पत्नी उनको ज्वेलरी नहीं दे रही है तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा झगड़ा करना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ऐसा होता है, ये कहते हैं कि इनका विवाह हो जाने के लगभग 1 वर्ष बाद ही इनके जो छोटे भाई हैं ये कहते हैं कि उनका विवाह होना था। तो कहते हैं मेरी माँ ने ऐसी परिस्थितियों को जन्म देना शुरू किया हमारे उसके अंदर कि हम दोनों घर छोड़ करके चले जाएं। अभी कहते हैं कि मेरे पिताजी को मेरी माँ इस प्रकार से भड़का रही थी कि भाई इसकी जो बीवी है, जो इसकी पत्नी है, वो हमारे बेटे को अलग करना चाहती है। इस प्रकार से पिता को भड़का रही है। और असली में जो है ये कहते हैं मैंने खुद भी उनकी बहुत सारी बातें सुनी थी और उनकी हरकतें देखी थी। वो ऐसा प्रयास करती थी कि हम दोनों परेशान होकर के घर छोड़ करके चले जाएं। और फिर ये कहते हैं कि मेरी एक छोटी बहन भी है, हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं और 1 बहन है। कह रहे मेरी छोटी बहन जो है वो अपने हॉस्टल में पढ़ा करती थी और वहाँ से जब वो वापस घर पे आई हुई थी तो कहती है मेरी माँ को और मेरी बहन को मैंने बात करते हुए सुना। मेरी माँ ने कहा कि भाई मैं तो चाहती हूँ कि ये लोग यहाँ से निकल जाए, नई बहू के आने से नई बहू होगी और इन लोगों का मुंह घर में होगा। तो कहते हैं ऐसी कुछ वो बातें कर रहे थे कि हमारे को बहुत ही ज़्यादा गिरा करके उनकी नज़रों में जैसे हम कोई बहुत ही गिरे हुए इंसान हों। कह रही इस प्रकार से वो बात कर रहे थे और ये बात मैंने सुन ली तो मुझे बहुत दुख हुआ। और जब ये कहते हैं कि मैंने मेरे माता और पिता को कन्फ्रंट किया तो अचानक से जो मेरे पिताजी हैं वो गाली गलौज करते हुए मेरी पत्नी की तरफ आए और मेरी पत्नी के ऊपर हाथ उठाने वाले थे। क्यों? क्योंकि पिताजी के अनुसार एक्चुअली में माँ ये सब कुछ नहीं कर रही है, मेरी पत्नी कुछ ऐसा कर रही थी कि वो अलग करने की कोशिश कर रही थी। तो कहते कि मेरे पिताजी मेरी बीवी को मारने के लिए जब आए तो मैं उनके बीच में आकर खड़ा हो गया कि ये क्या आप हरकत कर रहे हो, तुम्हारी बेटी नहीं है वो, तुम्हारी बहू है, वो किसी और की बेटी है, उसके ऊपर तुम ऐसे हाथ उठा दोगे। तो इस तरह से कहते कुछ हमारा मन मुटाव हुआ और कहते कि हमारे बीच में बहुत हीटेड कॉन्वर्जेशन हो गई। और उस दिन फिर ये कहते हैं कि हमने उनको कह दिया कि भैया हम छोड़ करके ही जा रहे हैं इस घर को, और ये कुछ भी आप इसको वो करो, इसका कारण जो है मेरी बीवी नहीं है, कारण ये माँ जी हैं, माँ जी को कुछ तकलीफ़ है और ये हमें निकाल देना चाहती हैं। तो ऐसा कुछ हुआ। और तो ये कहते हैं कि फिर लगभग 1 महीने का समय रहा होगा, उसके अंदर फिर हम लोग जो है घर छोड़ करके हम अलग हो गए। और कुछ ऐसा था कि जो छोटे भाई की बहू घर के अंदर आई, कहते हैं कि मेरी माँ उसको भी बहुत ज़्यादा भड़काती थी मेरी पत्नी के खिलाफ, मेरे खिलाफ, कि हम लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन कहते हैं कि और वो थोड़ा अजीब बिहेव भी करने लगी थी, जैसे आपस में रिश्तेदारी तो होती है ना। तो कहते हैं लेकिन फिर मेरी पत्नी ने जो है उसको, जो छोटे भाई जो देवरानी थी उसको बता दिए कि तुम्हारे सोने के पीछे हैं, तुम्हारे को अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तुम्हारा सारा सोना हड़प लेंगी ये, मेरे पति का सारा सोना ले चुकी हैं, इनको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप तुम थोड़ा सतर्क रहना। तो ये चीज़ जैसे उन्होंने अपनी देवरानी को बताई तो देवरानी सतर्क होकर के आई। तो पहले दिन से ही वो जो अपनी सास है
मतलब इनके छोटे भाई की पत्नी, वो सास का प्रतिकार करने लगी। और फिर कुछ ऐसा हुआ, ये लोग तो पहले ही घर छोड़ करके जा चुके थे। अगले 6 महीनों के अंदर जब छोटे भाई का विवाह हो गया, तो अगले 6 महीनों के अंदर जब इनकी माँ को इनके छोटे भाई की पत्नी से भी सोना नहीं मिला, तो वो आग बबूला हो गई और उन्होंने उन लोगों को भी जो है अलग कर दिया, उनको बाहर निकलने के लिए बोल दिया। दोस्तों, ये तो इनके माँ की यहाँ तक की स्टोरी है, जिसके अंदर ये भाई बताते हैं कि भाई मैं इस बात से बहुत, कहते हैं मुझे लगता था पहले कि मेरी माँ को बस झगड़े करने की आदत है, थोड़ा बहुत लालच भी होता है किसी किसी इंसान को, अब भाई क्या कर सकता है इंसान। लेकिन कहते हैं जिस दिन मैंने अपनी माँ को मेरे लिए और पत्नी के लिए बहुत ही घृणित भाषा का इस्तेमाल करता हुआ देखा, और बिल्कुल कहते हैं ऐसा भाव आ रहा था, मैंने जब माँ की बातें छुप के सुनी कि भाई हम जैसे उनकी औलाद हो ही ना, जैसे बस कोई चीज़ होती है यूज़ करने वाली और उससे उनका काम नहीं निकल रहा है, तो अब वो हमारे को देख नहीं सकती हैं। तो ये सब है। और फिर उसके अलावा जैसे हमने बताया दोस्तों, कह रहे कि मेरे को और मेरी पत्नी को साथ भी नहीं देख पाती थी, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, शादी क्यों कराई मेरी। फिर कहते मैं अलग हो गया, मेरा भाई अलग हो गया। अभी आगे क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे दोस्तों। इन्होंने थोड़ा पीछे का ये भी एक्सप्लेन किया, कहते कि मेरे जो पिताजी हैं, मेरे पिताजी से भी ये कहते हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा हिसाब किताब रहा है, क्योंकि कहते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा पीटा है, बहुत ज़्यादा मारा पीटा है, मतलब इतना ज़्यादा मारा पीटा है। ये कहते हैं कि मेरे पिताजी का तो ऐसा होता था कि जैसे ना वो बहाना ढूंढते थे कि कैसे वो घर पे आए और कैसे मुझे मारे। कह रहे एक बार मेरे पिताजी परेशानी में बाहर से घर आए, मैं पानी लेकर के मेरे पिताजी के लिए गया, तो वो नाराज हो गए कि मैंने पानी मांगा है तुझसे, तू क्यों लेकर के आया। और कहते तड़ाक ऐसा चांटा मेरे कान पे मारा। उन्होंने कहा कि मेरी हियरिंग डैमेज हो गई, मुझे चांटा पड़ते ही सुनाई देना बंद हो गया। फिर कहते हैं कि फिर मेरा इलाज भी कराना पड़ा था, और उसमें भी पिता को जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ थी कि ये पैसे फुकवाता है अपने ऊपर ना, मेरे सामने ही क्यों आया जब मैं गुस्से में था। तो उसका कान फाड़ दिया एक तो बेचारे का। और फिर उसके बाद कहते हैं कि मेरे पिताजी ने ऐसा किया। कह रहे इलाज कराया, लेकिन फिर जो है, पर कहते हैं कि वो कह रहे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मुझे बैट से मारना, जो चीज़ हाथ में आए वो मार देना। कहते हैं बैठे बैठे कभी भी गुस्सा आ जाना और मेरे पे हाथ चला देना, कभी मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ तो बैठे बैठे ऐसे वो टेढ़े होना और लात मार के मेरे को उधर कर देना। कह रहे मेरे को समझ में नहीं आया पिता को क्या प्रॉब्लम थी बचपन से। उसके साथ साथ ये कहते हैं कि 12वीं क्लास तक ये मारपीट मेरे साथ चली। 12वीं क्लास के बाद कुछ ऐसा हुआ, कहते हैं कि मेरे पिताजी उपराम हो गए थे। कहते हैं कि मैं हायर स्टडीज़ करना चाहता था, मैंने पिताजी से कहा कि ऐसे ऐसे मुझे रेगुलर कॉलेज से ग्रेजुएशन करना है, कुछ MBA करना था, ये सब बताया। तो कहते हैं मेरे पिताजी ने बोल दिया कि जो करना है अपने आप करो, हमारे से आप, तुम्हारे को इतना जितना पालना था पाल दिया। फिर कहते हैं कि जिस दिन से मैंने अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाना शुरू किया, जब 12वीं पास हुई, तो कहते हैं तभी फिर मैं काम धंधे पे लग गया था। लेकिन फिर ये कहते हैं कि सब कुछ मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया, मैंने ग्रेजुएशन भी ओपन से करी। कहते फिर मैंने एग्जीक्यूटिव MBA किया, वो भी फिर कहते हैं ओपन से किया, और कई सारे सर्टिफिकेशंस किए। लेकिन ये कहते हैं कि भाई फिर मैं कमाना धमाना मैंने शुरू कर दिया। तो कहते हैं पिताजी का प्यार नहीं उमड़ा मेरे लिए, लेकिन कहते हैं पिताजी न्यूट्रल हो गए थे। और कहते हैं मेरी माँ जो है, मैं घर पे नहीं रहता था, बाहर रहता था, लेकिन मेरी माँ पूरी तरह से पकड़ बना करके रखती थी कि जो भी मैं पैसा कमाऊं वो उसके पास चला जाना चाहिए। मेरी माँ कहती थी कि अपने पास मत जोड़ा कर, पैसे हम जोड़ लेंगे। तो पूरा हिसाब रखती थी कितना पैसा मैं कमाता हूँ, कितना नहीं कमाता हूँ, और खर्चा वर्चा निकाल करके, मतलब जो मेजॉरिटी जो चंक है सैलरी का, वो कहते हैं मेरे पे प्रेशर बना करके मुझसे खींच लिया करती थी मेरी माँ। तो ये तो पुराना पार्ट है दोस्तों इनके माता का और इनके पिता का। फिर ये कहते हैं कि जो मेरे माता पिता है ना, जो मेरी बहन है, मेरी बहन की बहुत ज़्यादा सुनते हैं मेरे माता पिता। तो हमने इससे पूछा कि भाई क्या सुनते हैं। कहते भैया इतना सुनते हैं मेरे माता पिता मेरी बहन की, कि जब मेरे माता पिता से हम लोग अलग हुए थे, और उसके 6 महीने बाद, मतलब जब फिर विवाह हुआ भाई का, और भाई के विवाह के बाद 6 महीने के बाद जब भाई भी अलग हो गया था, तो कहते हैं कि उसके 1 वर्ष के अंदर मेरी बहन ने मेरे माता पिता के इतने कान भर दिए थे, और मेरी बहन ने कह दिया था कि भाई ये लोग जो है ना तुम्हारी जायदाद के पीछे हैं, इन लोगों को जायदाद से बेदखल कर दो, है ना, ये लड़के हैं, ये पता नहीं कुछ ऐसे उन्होंने भड़काया कि आपकी जायदाद आपके पास नहीं रहने देंगे, ये कब्जा कर लेंगे आकर के, तो आप जो है इन दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दो। तो कहते हैं कि मेरे माता पिता से अलग हो जाने के कई वर्षों के बाद, मतलब 2-3 वर्षों के बाद, ये कहते हैं कि मेरे माता पिता ने न्यूज़पेपर के अंदर ऐड निकलवाई कि इन दोनों लड़कों से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, इनको हम अपनी जायदाद से बेदखल करते हैं, हमारी चल अचल जो संपत्ति है ना तो आज इनका कोई अधिकार है
और हमारी मृत्यु हो जाने के बाद भी इन दोनों का कोई हक नहीं है। तो कुछ कोर्ट के अंदर भी फाइलिंग हुई और न्यूज़पेपर्स में ये वाली चीज़ निकलवाई। कह रहे कि ये वाली बात जब हमारे को पता लगी तो हमारे को और ज़्यादा दुख हुआ। तो कि ऐसा हमने क्या किया है, मतलब इतनी नफरत क्यों है माता पिता के। कहते हैं कि हम अलग हो गए, अलग होने के बाद हम तो उनसे जायदाद मांगने के लिए गए नहीं। कहते ना मेरा भाई, कह रहे ना वो मांगने के लिए गया ना मैं मांगने के लिए गया। कहते हैं कि हमारे इतना बड़ा घर है, हमारा गांव में भी ये कई प्रॉपर्टीज है माता पिता की। कहते मेरा भाई और मैं किराए पे रह रहे हैं, लेकिन हमने आज तक कभी क्लेम नहीं किया, ना माता पिता को कुछ वो बोला। बट वो कहते कि भाई उनको पता नहीं क्या अंदर से एक वो है। तो कहते हैं उन्होंने हमारे को जायदाद से बेदखल कर दिया, और जायदाद से बेदखल कर दिया तो अब उसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली जो जिसको एक्चुअली में प्रॉपर्टी जाएगी वो इनकी बहन होने वाली है। कहते मेरी बहन जो है वो एक जानी मानी लॉयर है, तो वो अपना बस वही अपना लॉ का जो तिगड़म है वो लड़ा करके जो है उन्होंने वो कर दिया। माता पिता को ये तो बोल दिया कि ये खा जाएंगे, इनको निकाल दे, पर ये उनके दिमाग में जैसे आने नहीं दिया कि एक्चुअली में तो फिर मालिक वही बनेगी ना। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि भाई ये करने के बाद जो है इनकी बहन ने क्या किया, बहुत चालाकी से कई सारी प्रॉपर्टीज जो हैं अपने नाम पे करवा ली इनकी लॉयर बहन ने। अब वो बहन ने अपने नाम पे प्रॉपर्टीज करवा ली दोस्तों, तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई जैसे प्रॉपर्टी बहन के हाथ में आने लगी तो कुछ अनबन बहन और इनकी माँ के बीच में भी हो गई होगी। तो ये कहते हैं कि हमारे विवाह को 5-1 वर्ष हो चुके होंगे। उस टाइम पे हम लोग जो है बेबी प्लान कर रहे थे। कहते हैं कि ये पहली बार था कि मेरे वाइफ जो हैं वो प्रेग्नेंट हुए थे, और मेरी बहन ने चालाकी से उनकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ और काफ़ी सारा सोना उनसे ले लिया और वो अपने नाम पे निकलवा ली। तो कहते हैं प्रॉपर्टी मेरे माँ के हाथ से निकली तो मेरी माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो गई कि ये तो मेरी बेटी ने मुझे धोखा दे दिया। अब ऐसे में ये कहते हैं कि भैया मैं ना फिर भी माता पिता से जो भी है फिर भी मैं बात कर लिया करता था फ़ोन पे। हम आते जाते नहीं थे, ना वो हमारे यहाँ पे आते थे। कहते मैं बात कर लेता था। अब ये कहते हैं कि जब ये मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे ये हुआ तो मेरे माता पिता ने कहा कि बेटा हम तुमसे आकर के मिलना चाहते हैं, हो तो तुम हमारे बेटे ही ना, हम दे। कह रहे बहुत ज़्यादा इमोशनल। दोस्तों जिस समय ये भाई हमारे को ये बात बता रहे थे ना कि माता पिता ने ये इमोशनल होकर के हमारे को वो किया, तो हमारे को उसी टाइम जैसे स्ट्राइक को हमने कहा कि भाई आपने उनको बुला तो नहीं लिया ना अपने घर में, क्योंकि हमें एनर्जी ठीक फील नहीं हो रही है कि वो क्यों आना चाहते थे, क्या था। तो कहते कि नहीं भैया मैंने बुलाया उनको, और बुला करके फिर वो हमारे घर पे आए। तो हमने कहा आपके घर पे आए और आपकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट थी, तो उसके बाद कुछ समस्या आई। तो दोस्तों इन भाई ने ऐसा बताया कि हाँ भैया समस्या तो आई। कहते हैं जब मेरे माता पिता मेरे घर पे आए तब तक कह रहे हैं कि मेरा जीवन ना, जब मैं अलग हुआ था उनसे तो जैसे ना मेरा ठीक सा हो गया था जीवन। बचपन से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा नफरत उनकी झेली थी मैंने। कह रहे वो सब चीज़ें ना मैं भूल सा गया था, 5 साल हो गए थे, बड़ा ना रिलैक्स सा हो गया था मैं। लेकिन ये कहते हैं जैसे ही मेरे माता पिता मेरे घर पे आए उस दिन से फिर से मुसीबतें चालू हो गई। सबसे पहली मुसीबत तो ये हुई दोस्तों कि इनकी जो पत्नी है उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई। और दोस्तों ये वाली चीज़ हमारे मन में आ गई थी जैसे ही उन्होंने बताया था कि प्रेगनेंसी बची नहीं हुई होगी, टर्मिनेट हो गई होगी इसकी माँ के इसके घर में आते ही। लेकिन हमने कही नहीं ये बात, उन्होंने अपने मुख से बताई कि भैया हाँ प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई थी मेरी वाइफ की। अच्छा और क्या हुआ था पूछा तो कहते हैं कि मेरे माता पिता 2 दिन रह करके गए थे, और कहते हैं उसी हफ्ते के अंदर फिर मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छे पोजीशन के ऊपर पहुंच गया था किसी कंपनी के अंदर, अच्छी जॉब कर रहा था, एक टीम को लीड कर रहा था, और कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। और मेरा एक्सीडेंट हुआ तो फिर कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक मुझे घर पे बैठना पड़ा क्योंकि मेजर एक्सीडेंट हुआ था। फिर उसके बाद का इन्होंने कई सारी चीज़ें बताई दोस्तों, बट ऑल इन ऑल इन्होंने ये बताया कि फिर उसके बाद जो इनकी एक कहानी, काम सेट होने की, एक अच्छे करियर बनाने की जो कहानी थी, कहते हैं कि उसके अंदर डाउनफॉल सा आ गया। फिर कहते हैं मेरी कंपनियां बदलती रही, शिफ्टें बदलती रही, लेकिन मैं कहीं पे भी स्टेबल नहीं हो पाया हूँ। और अभी ये बताते हैं कि पिछले 6-7 वर्षों से ये कोई बिजनेस कर रहे हैं, और उस बिजनेस के अंदर भी कहते हैं कि ठीक से पेमेंट्स नहीं आती हैं, और भी कई सारे प्रकार की समस्याएं ये बताते हैं। तो हम इनसे पूछा हमने कि भाई अभी भी आप टच में हो, तो कहते हैं कि हाँ मैं टच में तो हूँ। तो बात ये है दोस्तों कि जब भी ये अपने माता या पिता से बात करते हैं, जब भी ये उनकी आवाज़ सुनते हैं, तो जस्ट उसके बाद कुछ ना कुछ अपशगुन होता है इनके घर के अंदर। ये बात इन्होंने
सोचते नहीं थे, लेकिन जब डिस्कशन हुआ और डिस्कशन में कई सारी बातें निकल करके आती हैं तो उससे बात इनको सामने आई। इन्होंने कहा हाँ वाकई भैया मैंने आज तक सोचा नहीं था ऐसे, बट हाँ कुछ ना, मैं बात करता हूं और कुछ प्रॉब्लम होती है घर के अंदर, मैं बात करता हूं और मेरा कहते हैं विशेषकर मेरा पैसों का नुकसान होता है और सेहत का भी नुकसान तो होता ही है। तो प्यारे दोस्तों, ये भाई जो हैं, इनकी माँ, इनके पिता और इनकी जो बहन है, इनसे इनके पूर्व के जीवन का क्या हिसाब किताब है इसको ये जानना चाहते थे। माँ को सोने का इतना लालच क्यों है? मतलब इतनी बुजुर्ग हो गई हैं, इतने बूढ़े उम्र के अंदर सोने का क्या करोगे? असली में तो दोस्तों ये होता है कि इंसान रिश्तों के बारे में सोचता है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास 100 किलो सोना भी है, लेकिन उस वेल्थ को शेयर करने के लिए कोई परिवार नहीं है, कोई शुभ चिंतक नहीं है, या उस वेल्थ को सेवा में लगाने का कोई लक्ष्य नहीं है, तो वो पड़ा हुआ है, उसका मैं करूंगा क्या, है ना? तो बट क्या होता है कि भाई जैसे ग्रीड है, तो वो हमारी जो रीजनिंग है, जो हमारा जो बुद्धि है उसको बंद कर देता है। इसीलिए जो है लोभ को जो है विकार कहा जाता है ना। 5 मुख्य विकारों में से जो लोभ है वो भी एक विकार है। इसीलिए है, पैसा बुरा नहीं है, पैसे का लालच बहुत ज़्यादा बुरा होता है। पैसा तो चाहिए होता है जीवन निर्वाह करने के लिए, लेकिन लोग इतने ज़्यादा कभी कभी ब्लाइंडेड हो जाते हैं कि वो अपने सभी रिश्तों को दरकिनार कर देते हैं। तो कहते हैं मेरे माता पिता ऐसे ही हैं, बस आपस में झगड़ते रहते हैं और अजीब से गंदे से नेचर के हैं, और कहते हैं भाई मेरे से तो जब भी बात होती है तो मेरा नुकसान होता है। तो ये जानना चाहते थे कि इनसे इनका पूर्व के जीवन का क्या हिसाब किताब है, और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से कुछ हिसाब इनके सामने भी आया, और स्पिरिचुअल गाइड जो है उनकी गाइडेंस भी जो है इनको इनके केस के अंदर प्राप्त हुई। तो प्यारे दोस्तों, इन भाई ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसको भी बहुत ही विस्तार में आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे चैनल के उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, हमारे चैनल के वो 2 व्यूअर्स जिन्होंने अभी हमारे चैनल की मेंबरशिप को ऑप्ट किया है, उनका यूट्यूब के ऊपर यूज़र आईडी है विशाल सिंह और शालिनी माथुर जी। आप दोनों ने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करके हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग किया है, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी विशाल सिंह और शालिनी माथुर जी की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, तो हमारे इसी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि इन भाई ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, किस प्रकार का दृश्य इनके सामने आया। तो सबसे पहला जो दृश्य नज़र आता है उसके अंदर ये अपने आप को एक कमरे नुमा जगह के अंदर देखते हैं। ऊपर की तरफ देखते हैं तो इनको एक छत सी नज़र आती है, जो कच्ची भी लग रही है, कभी कभी पक्की भी लग रही है। ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद है पक्की, लेकिन मेंटेन बहुत समय से नहीं किया गया इस जगह को। तो ऐसी सी इनको महसूसता आती है। ज़मीन की तरफ देखते हैं तो बताते हैं कि हाँ कच्ची ज़मीन है। पैरों के अंदर देखते हैं तो इनको काले रंग के चमड़े के जूते जो है इनको नज़र आते हैं, और ट्रेडिशनल वाले जूते हैं। मतलब एक तो जैसे आजकल हमारे शूज़ होते हैं, बूट्स होते हैं, वो नहीं हैं, तो जो जैसे जुत्ती टाइप जूते जो हैं वो नज़र आते हैं। सफ़ेद रंग की धोती इन्होंने पहनी हुई है, और जब ऊपर ध्यान लेकर के जाते हैं तो बताते हैं कि ऊपर का जो बदन है, मैं नंगे बदन खुद को महसूस कर रहा हूँ। ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ है मैंने, लेकिन सर के ऊपर कहते हैं कि एक सफ़ेद रंग की पगड़ी या साफा टाइप कहते हैं कि मैंने कुछ अपने सर के ऊपर बांध रखा है। तो अब इनसे पूछते हैं कि भाई क्या जगह है, क्या गरीब आदमी हो, गरीब आदमी की झोपड़ी है, इस प्रकार के हम प्रश्न पूछते हैं। तो ये कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, कहते हैं कि यहाँ पे मैं किसी काम से आया हूँ। और फिर जो जगह है उसमें इनको एक छोटी सी खिड़की नज़र आ रही होती है, जेल वाली सलाखें भी नज़र आ रही होती हैं, लेकिन ये कहते हैं जेल नहीं है, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं जा सकता हूँ, बस किसी काम से आया था। और ये अपने आप को थोड़ा नोटिस करते हैं तो बताते हैं कि मेरा जो शरीर है, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दुबला पतला सा है, सफ़ेद रंग की पगड़ी है, मैंने ऊपर पता नहीं क्यों कुछ नहीं पहना हुआ। कहते नीचे धोती है, चमड़े के जूते हैं, पर ये मैंने शर्ट या ऐसा कुछ नहीं पहना हुआ, नंगे बदन क्यों हूँ, मुझे इससे ना कुछ इमोशन जुड़ा हुआ है इस चीज़ से, और वो इमोशन समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऊपर से नंगा बदन क्यों हूँ। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इनको फिर वहाँ पे ऐसा नज़र आता है कि जो दीवारें हैं, जिस जगह पे हैं, दीवारों पे मिट्टी का लेप है, एक बड़ा सा पुराना मकान है ये, और उसी के कमरे के अंदर मैं हूँ। आगे कहते हैं कि मैं
ऐसा नजर आता है कि मैं इस जगह का ना मुआयना करने के लिए आया था। ये प्रॉपर्टी मेरे मालिक की है और मैं एक इंस्पेक्शन टाइप का करने के लिए आया हुआ हूं कि भाई ये जो मालिक का जो मकान है ये वाला, जैसे कुछ होता है ना कि एक व्यक्ति होता है उसके कई सारे मकान होते हैं, तो ये वाले मकान का कहते हैं मैं इंस्पेक्शन बस देख रेख करने के लिए आया हूं। हाँ कि भाई सब कुछ ठीक है ना, मुझे जाकर के अपने मालिक को रिपोर्ट करना है। ये कहते हैं कि भाई मैं गरीब हूं और मेरा नाम हरिया है, हरिया। फिर ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो ये दृश्य देख रहे होते हैं इसके अंदर ये लगभग 45 वर्ष की आयु के पुरुष के रूप में खुद को देख रहे होते हैं। ये कहते हैं कि भाई जिसने मुझे भेजा था वहां पे, अभी मैं वापस चला गया उनके पास। अभी भी एक बहुत बड़े मकान में हूं, लेकिन अभी मुझे उजाला दिखाई दे रहा है, साफ सफाई दिखाई दे रही है और फर्नीचर वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है। और कहते हैं कि मैं एक व्यक्ति को रिपोर्ट कर रहा हूं कि ऐसा ऐसा था, तो उसको कहते हैं मैं साहब बोल करके पुकार रहा हूं। और वो व्यक्ति जो है लगभग 35 वर्ष की आयु का है और उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ है। और फीलिंग ऐसी आ रही है कि जिस जगह पर ये व्यक्ति हैं, जहां पे साहब हैं, ये लगभग 2 मंजिला जो है हवेली है और इनको ऐसी महसूसता आती है कि ये शहर जो है इसका नाम बनारस है, मैं बनारस के अंदर हूं। फिर जो है अपने जो जिसके लिए काम करते होते हैं उनको पहचान भी लेते हैं ये, लेकिन जो है वो हम अंत में बताएंगे कि कौन सा कैरेक्टर क्या था। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपके जो साहब हैं, आप देखो क्या है। तो कहते हैं कि भाई उनका जो बिहेवियर है वो मेरे प्रति बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है, ना अच्छा है ना बुरा है, तो मैं ठीक ठाक हूँ। और वो मुझसे इंस्पेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, मैं उनको कुछ डिटेल्स दे रहा हूँ कि ये वाली चीज़ ये खराब हो गई है, ये वाली चीज़ ठीक है। और देते देते ये अपने आप कहते हैं कि ये सन 1860 है, 1860 के अंदर मैं हूं। फिर ये देखते हैं कि जो इनके मालिक हैं, जो साहब हैं इनसे, जो कि इनसे लगभग 10 वर्ष कम थे, पीछे उनके एक औरत आई है जिसके हाथ में चांदी के बर्तन हैं और चांदी के बर्तन के अंदर शायद वो कोई रिफ्रेशमेंट बना करके लाई है जो कि वो अपने पति को ऑफर करने वाली है। लेकिन ये कहते हैं कि वो मुझे देख करके रुक गई है और तिरछी नजरों से मुझे देख रही है। उस महिला ने कहते हैं कि सफेद रंग की साड़ी पहनी है जो कि प्रिंटेड है, सफेद रंग की है लेकिन बहुत ज्यादा डिजाइनर टाइप की साड़ी है। तो हम इनसे पूछते हैं कि कौन है, तो ये कहते हैं कि मेरे साहब की वाइफ है ये। और ये बताते हैं कि जो साहब की वाइफ है वो मुझसे बात नहीं करती है, मेरी साहब की जो वाइफ है वो मुझे पसंद नहीं करती है। ऐसे यहां तक ये बताते हैं। फिर ये बताते हैं कि भाई ये जो स्थान है यहां पर एक और ओल्ड एज नौकर है जो कि यहां पे जो है ऑड जॉब्स करता है ना, और मुख्यतः पानी से जुड़ा हुआ काम करता है, साफ सफाई करता है। पर ये जब उस नौकर को देख रहे होते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भी उसकी वेशभूषा कैसी है, क्या है, तो ये उस नौकर को देख करके बताते हैं कि इसने तो पूरे कपड़े पहने हुए हैं, ऊपर के बदन पे जो कपड़ा नहीं है वो केवल मेरे नहीं है, दूसरे नौकर ने तो पहना हुआ है। फिर जो है इनको ऐसा नजर आता है कि भाई वहां पर कुछ थोड़ा सा दृश्य बदलता है। फिर इनको ऐसा दिखाई देता है कि भाई इनके घर में एक बहुत ही मोटी सी कोई औरत है जो कि सोने से लदी हुई है और थोड़ी ज्यादा उम्र की है। और ये बताते हैं कि जो इनके साहब है ना, जो इनके मालिक हैं, उनकी सास है ये, और जो सास है वो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक टाइप की महिला है और उसको जो अपनी जाति है और जो उसका पैसा है उसके पास, उसको उसका बहुत ज्यादा घमंड है। ये कहते हैं कि कभी कभी आती है ये और आते ही जो है मेरे पे बरस जाती है अगर मैं घर के अंदर होता हूं। कहते हैं मेरे जो साहब की जो सास है उनके सामने मेरे साहब मुझे घर के अंदर नहीं रख सकते हैं। वो आती है और कुछ कुछ कहती है और कहती है आकर के वो अपनी बेटी के कान भरती है। इसके साथ साथ ये बताते हैं कि घर के अंदर एक मुंशी जी है। मुंशी सारे पैसों का, जमीन जायदाद का हिसाब रखते हैं, पढ़े लिखे हैं। तो कहते हैं कि वो जो मेरे मालिक की सास है वो आकर के अपनी बेटी को कुछ कुछ मेरे बारे में बोलती है, जिसकी वजह से उसकी बेटी मेरे साथ बुरा व्यवहार करती है। पीछे से बुरा व्यवहार ऐसा है कि कहते हैं वो अपने पति के सामने मुझे कुछ कहती तो नहीं है, बट वो मुझे ना गंदी लुक्स देती रहती है कि यहां क्या कर रहा है। और जो मुंशी है, कह रहे मुंशी भी जो है मेरे को
कुछ ना कुछ ऐसा वो करते हैं, ये लोग ना मुझे घर से बाहर रखते हैं। फिर आगे इनको ऐसा नजर आता है, हम पूछते हैं कि कहाँ रखते हैं, तो इनको ऐसा नजर आता है कि जो इनके मालिक की हवेली है उसकी दहलीज के बाहर, हवेली की दहलीज के बाहर एक झोपड़ा है। जैसे गार्ड रूम सा नहीं होता दोस्तों, आजकल ये गार्ड रूम होता है, छोटा सा जगह होती है 5x5 टाइप की, जिसके अंदर बैठते हैं, वहां पे गार्ड्स रहते नहीं है अगर किसी बिल्डिंग में कोई गार्ड्स हों, लेकिन एक ऐसा रूम सा होता है ना, वैसा सा ये बताते हैं कि एक झोपड़ा सा बना हुआ है हवेली के बाहर। कहते हैं वहां पे मैं रहता हूं, और ये कहते हैं कि भाई जो मेरी वहां पे उनकी जो सास है वो ये कहती है कि मैं यहां पे आऊं ना तो मुझे घर के अंदर नजर नहीं आना चाहिए, और अपनी बेटी को भी बोलते हैं कि घर के अंदर नजर नहीं आना चाहिए। क्यों नजर नहीं आना चाहिए हम पूछते हैं, तो उनको एकदम से फीलिंग आती है कि क्योंकि मैं छोटी जाति का हूं। कहते हैं कि हमारे इस घर के अंदर जो बाकी के नौकर हैं वो सब ऊंची जाति के लोग हैं, लेकिन मैं किसी बहुत छोटी जाति का हूं, और मेरे मालिक की सास को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे मालिक के जो माता और पिता हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो अपनी सासू माँ को ही सब कुछ समझता है, जिस चीज के चलते वो अपनी सासू माँ के सामने कह रहे मेरे मालिक को ठीक नहीं लगती ये बात, उसको लगता है कि नहीं सबको बराबर ही ट्रीट करना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि अपनी सास के सामने वो कुछ नहीं बोलता, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और सास के सामने कुछ नहीं बोलता। तो कहते हैं कि भाई ये सब जो है, तो इसीलिए वो भी थोड़ा प्रेशर के अंदर रहता है कि भाई उसको मुझे जो है घर से बाहर रखना पड़ता है। दोस्तों अभी ये सब कुछ चल रहा होता है, और इसी के दौरान इनको एक ऐसी महसूसता आती है कि ये जिस जगह पर मालिक की हवेली है, इसी इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा मकान है, एक ऐसा परिवार है जिस परिवार के लोग, जो इनका मालिक है उसके जितने ही अमीर हैं, अमीर घरों का एक परिवार है, और उनका जो घर है उस घर में छत पे एक लड़की है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। बहुत ही ज्यादा सुंदर मतलब कहते हैं कि मुझे बला की, वो कहते हैं कि एकदम वो जैसे कोई बला हो ना, खूबसूरत, अति खूबसूरत लगती है। कहते हैं वो कन्या मुझसे काफी उम्र में कम है, लगभग 20-22 वर्ष की उम्र की कन्या है, मैं 45 वर्ष का हूं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं उसको देखता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा आकर्षण सा पैदा होता है, जैसे मैं उसको पा लेना चाहता हूं, मैं उसको प्राप्त कर लेना चाहता हूं, लेकिन कहते हैं कि मन ही मन मैं इस चीज को जानता हूं कि मेरी औकात नहीं है कि ये मेरी पत्नी बनकर के या मेरी संगिनी बनकर के मेरे जीवन में आए। कहाँ मैं छोटी जात का इतना गरीब सा आदमी, और कहाँ ये राजाओं महाराजाओं के परिवार के जो वंशज हैं उनकी पुत्री है और इतनी ज़्यादा सुंदर है। तो ऐसा ये है। तो फिर ये कुछ ऐसा इनको दृश्य भी नजर आता है कि ये उस कन्या को देख रहे हैं, और वो जो मालिक की सास है वहां से जा रही है, तो उसने एकदम घूर करके देखा कि तू हमारी जाति की लड़की को कैसे देख रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, तो कैसे ऐसे जैसे मुझे खा जाएगी। कह रहे ऐसा मेरे मालिक की जो सास है, मुझे ऐसे गुस्से में उसने मुझे देखा। फिर इनको कुछ ऐसा फीलिंग आती है कि जो इनके मालिक की सास है वो बाहर निकल रही थी, तो वो अपनी पुत्री से उस कन्या के बारे में कुछ बात कर रही है। ये बताते हैं कि जो मेरे मालिक की बीवी है वो बहुत ही छोटी हाइट की है, थोड़ी कम हाइट की है, वो ज़्यादा सुंदर नहीं है। कुछ ऐसा है, कहता है जो मेरी मालकिन है ना, मेरे साहब की जो बीवी है, वो बहुत ज़्यादा जेलस करती है उस लड़की से। वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं करती उस लड़की को। कौन सी लड़की? कह रहे वो जो छत पे दिखाई दी थी ना, जो सुंदर सी है, कह रहे इस यहाँ की शायद सबसे खूबसूरत लड़की है इनके जो समाज है उसके अंदर। तो कहते हैं कि मेरे मालकिन जो है मेरी, वो बहुत ज़्यादा जेलस है। अब जो मालिक की सास है वो भी जेलस सी है, लेकिन भाई एक तरफ ये भी है कि हाँ भी ऊंची जात के हैं, तो हाँ भी खूबसूरती का प्रेज भी है उसके मन में, लेकिन उनकी बेटी उस लड़की से जेलस है। इस चीज़ के चलते कहते हैं जो मेरी मालिक की सास है वो उस लड़की को पसंद नहीं करती हैं। तो यहाँ तक दोस्तों इनको सारा ये सीन नज़र आ रहा होता है, और ये सारा इनको नज़र आता है, और उसके बाद जो है इनको जो है अपनी मृत्यु का दृश्य नज़र आने लगता है। मृत्यु का दृश्य नज़र आने लगता है, तो इसके अंदर नज़र आता है कि भाई वही छोटा सा कमरा है, शायद वही झोपड़ा है। उस झोपड़े के अंदर और 15 वर्ष बीत गए हैं, लगभग 60 वर्ष की आयु के हैं ये। आज भी इनकी वैसी ही हालत है, बल्कि पैरों में जो चमड़े के जूते थे अब वो भी फट गए हैं, कपड़े इनके बदन पे हैं नहीं, वही धोती है, और एक आश है इनको कि मैं जो है ऊपर कुछ पहन लेता, और उसके साथ ये इनकी मृत्यु हो रही है। दोस्तों इस मृत्यु के दृश्य के अंदर हम इनसे पूछते हैं कि भाई पहनते क्यों नहीं थे?
तो ये बताते हैं कि जो इनके मालिक की सास है वो कहती थी कि इनकी जाति वालों को नीचे रखना होता है, मैं देखूं तो मुझे इसके ऊपर पूरे कपड़े नजर नहीं आने चाहिए। तो कहते हैं मेरे मालिक की सास का हुक्म था कि ऊपर का जो बदन है उसको ये ढकेगा नहीं, इसको अधिकार नहीं है, इसकी जाति वाले ऊपर का बदन नहीं ढकते हैं। तो एक बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट नेचर की ये महिला है जो इनको वहां पे नजर आ रही थी, और जिसने जो नहीं चाहती थी कि किसी भी प्रकार की तरक्की अपने जीवन के अंदर करें, जिसको ये तक देखना गवारा नहीं था कि ये पूरे कपड़े पहने हैं। दोस्तों ये पूरा जो प्रकरण है इनके सामने इनको नज़र आता है, और फिर जो है धीरे धीरे ये इसी चीज़ के गम के अंदर इनकी मृत्यु होती हुई इनको नज़र आ रही है कि इन्होंने ये पूरे जीवन भर ऊपर कुछ वस्त्र ही नहीं पहन पाए, कुछ अपने लिए कर ही नहीं पाए, एक जानवर की तरह जो है इनका जीवन रहा, और इसके साथ साथ दोस्तों जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे कि ये जो पूर्व का जीवन था इसके अंदर कौन से कैरेक्टर क्या थे, और उसके बाद बात करेंगे कि जो स्पिरिचुअल गाइड है उन्होंने क्या गाइडेंस दिया, क्या इनको समझाया। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो इनको अपने पूर्व के जीवन के अंदर अपना मालिक नज़र आया, जो अपने साहब नज़र आए, उनको इन्होंने अपने इस जीवन के छोटे भाई के रूप में देखा। फिर जो साहब की जो बीवी है जो इनको नज़र आई, जो कि छोटे से हाइट की थी, जो कि जेलस करती थी वो पड़ोस वाली लड़की से, जो कि अपनी माँ के चलते इनको घूरती रहती थी, गुस्से में देखती थी, उसको दोस्तों इन्होंने अपनी इस जीवन की छोटी बहन के रूप में देखा। वो बहन जिसने इनको इनकी जायदाद से बेदखल करवा दिया। फिर दोस्तों इनको अपने मालिक की सास नज़र आई थी, सास जो कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थी, बहुत ज़्यादा लालची तो क्या कहें, पहले से ही सब कुछ था उसके पास, लालच तो नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट थी। उस मोटी औरत को इन्होंने अपनी इस जीवन की माँ के रूप में देखा, माँ। और जो एक इनको मुंशी नज़र आए थे वहाँ पे, मुंशी जो कि प्रयास करते थे कि ये घर के अंदर ना घुसे, इनको डांटते डपटते रहते थे। वो मुंशी भी इनके मालिक की सास के कहने में ही चलता था। वो मुंशी इनको अपने इस जीवन के पिता के रूप में नजर आए। इसके साथ साथ दोस्तों जो इनको पड़ोस के अंदर बला की खूबसूरत जो कन्या इनको नजर आती थी, जो छत पे थी, उस कन्या को इन्होंने देखा तो इनको अपने इस जीवन की जो धर्म इनकी पत्नी है, इनकी जो पत्नी है, वो इनको नजर आई कि वही पिछले जीवन के अंदर वो खूबसूरत कन्या थी जिसके प्रति इनके मन में एक प्रेम सा था, एक आकर्षण सा था। तो ये सब कुछ इनके सामने आया दोस्तों। अब दोस्तों ये सब करने के बाद जो इनके स्पिरिचुअल गाइड हैं उनके पास इनको लेकर के जाया गया। तो स्पिरिट गाइड से पूछा गया कि भाई इतना बुरा जब इनकी माँ पिछले जन्म में करके आ चुकी हैं तो इस जन्म में फिर से क्यों बुरा किया। तो इनके गाइड ने जवाब दिया दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो नौकर है वो जो है कहते हैं कि वो जो इनकी माँ है उन्होंने देखा था कि जो नौकर था पिछली जीवन के अंदर वो किस प्रकार से इस कन्या को पसंद करता था। कहते हैं कि सास को पता थी ये चीज़, लेकिन उनकी जो बेटी है वो जेलस थी, तो वो भी उस कन्या को पसंद नहीं करती थी, यानी कि इनकी पत्नी जो पूर्व जीवन में थी उनको पसंद नहीं करती थी। अब ये बोलती हैं कि भैया कि वो, हमने इनसे पूछा कि भाई पसंद नहीं करती थी तो आप दोनों पसंद नहीं हो ना, तो आपको अलग कर दिया, ये जो है आप दोनों को एक साथ क्यों नहीं देख सकती वो। तो ये कहते हैं कि उन्होंने, तुम्हारी माँ ने पिछले जन्म में उस लड़की को अपनी जाति की लड़की के रूप में देखा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंची जाति की थी, और आपसे हमेशा नफरत करी थी कि आप एक बहुत ही नीची जाति के इंसान हो। तो कहते हैं कि जब आप दोनों साथ आए, आपके आपस में जो एनर्जी थी कुछ ऐसा था, आप लोगों ने साथ आना था, आप दोनों जब साथ आए तो आपकी माँ ने जब आपको एक साथ खड़ा हुआ देखा, पहले उसको ये फीलिंग नहीं आई थी, लेकिन एक साथ जब खड़ा हुआ देखा तो उनके अंदर की जो हिडन एक मेमोरी थी, एक छुपी हुई मेमोरी थी, कहते वो जागृत हो गई। और तुम्हारी माँ के अंदर यही चलता रहता है कि ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, ये लड़की कैसे मिल सकती है। कहती है आपकी माँ को पता नहीं है कि वो क्यों ऐसा फील करती हैं, लेकिन ये लड़की आपको कैसे मिल सकती है। उसके अंदर आपके माँ की जो अंदर की फीलिंग है कि ये छोटी जात का नौकर और इतने बड़े राजाओं के खानदान की लड़की इसको कैसे ब्याह दी, कैसे इसका शादी हो गई। तो कहते हैं वो ना उस जोन में रहती है, उसको याद ही नहीं रहता कि आप उसके बेटे हो। तो कहते हैं उस चीज़ के चलते वो आप दोनों को जो है
वो कभी वो नहीं करना चाहती, मतलब साथ में देखना नहीं चाहती। फिर ये कहते हैं कि जो आपके जो आपकी जो माँ है, अब देखो जो इनकी बहन है वो पिछले जन्म में भी उनकी बेटी थी, इस जन्म में भी बेटी है ना। तो वही बहन जिन्होंने इनको जायदाद से बेदखल करवाया। तो ये कहते हैं कि इनकी जो बेटी थी पिछले जन्म में, वो ना उसकी बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी थी अपनी माँ की। मतलब उस बेटी को वो इतना दिमाग तक नहीं चलाती थी कि भाई ये जो काका है, जो ये नौकर है हमारा, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है। अपनी माँ के कहने पे वो आपके साथ मिसबिहेव करती थी। तो वो इतनी ज़्यादा आज्ञाकारी रही है अपनी माँ की कि आपकी माँ को इस जीवन में भी लगता था कि भाई कुछ भी हो जाए ये मुझे धोखा नहीं देगी। इसलिए आपकी माँ जो है हमेशा से आपकी जो छोटी बहन है उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करती है। पिछले जन्म में भी उनका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था एक दूसरे के प्रति। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि आपकी जो ये माँ है, पिछले जन्म में ना उसका ना संस्कार था, उसके दिमाग में चलती रहती थी ये बात कि ये ना घर से बाहर रहना चाहिए, ये ना घर से बाहर रहना चाहिए, ये ना घर से बाहर रहना चाहिए। तो कहते हैं कि वो इमोशन जो है वो आपकी माँ का, वो बार बार ना इमर्ज हो जाता है उनका कि भाई ये घर के अंदर क्यों है। तो कहते ये आपकी शादी के बाद नहीं है ये कि भाई वो आपको बाहर निकाल दिया उन्होंने। कहते हैं आपकी माँ हमेशा से आपको घर के बाहर करना चाहती थी, हमेशा से आपको घर से बाहर निकालना चाहती थी। और यहां पर दोस्तों इनको याद आता है, ये कहते हैं कि हाँ, माँ ना बचपन से कहती थी मुझे ये चीज़ कि तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी, तुझे तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए, तू इस घर के अंदर रहना जो है डिजर्व नहीं करता, पता नहीं कैसे मेरे यहाँ पे पैदा हो गया, तुझे इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तो कहते हैं हाँ, माँ हमेशा से जो है मुझे घर से बाहर निकालना चाहती थी। ठीक, आगे जो है दोस्तों इन्होंने बताया, हमने इनके पिताजी का पूछा कि पिताजी को क्या प्रॉब्लम थी। तो ये कहते हैं कि इनके जो पिताजी हैं, इस जीवन के पिताजी जो पिछले जीवन में मुंशी हैं, उनको कोई पर्सनल ग्रज नहीं था, लेकिन वो अपने वही जो है मालिक हैं और उनकी सास के बहुत ज़्यादा वफादार थे। तो सास ही भरती थी, मतलब मालिक की सास, इनके इस जीवन की माँ ही उनके कान भरती थी। तो उनके जो कान भरे हुए हैं, वो कान भर भर के ही उसने नफरत मुंशी ने अपने अंदर पैदा करी। और इस जीवन में भी इनकी माँ कुछ ऐसा ही कर रही है, उसी ने ही कान भरे थे इनकी पत्नी के अगेंस्ट या इनके अगेंस्ट, कि इनके पिताजी इनकी पत्नी को मारने के लिए आ गए थे सामने। तो कहते हैं इनकी माँ का कान भरने का संस्कार है, और वो ना बहुत ज़्यादा अंडर है, वो नौकर है उनका पिछले जीवन का, वो वाला नौकर जो वफादार है, जिसको इज्जत मिलती है। तो कहते हैं आपके पिताजी जो है उस चीज़ का रिगार्ड रखते हैं, और उनके वो जो इमोशन भरा हुआ है कि इस पर टॉर्चर होना चाहिए, उस इमोशन के चलते ही आपके पिताजी ने जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। अब यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ पूछी गई कि भाई एग्जैक्टली अब क्या करना चाहिए। तो इनके स्पिरिट गाइड ने बोला कि तुम्हारा जो हिसाब किताब है इन लोगों के साथ वो अब ख़त्म हो चुका है, जस्ट फॉरगिव एंड मूव फॉरवर्ड। दोस्तों यहाँ पर जो इनके स्पिरिट गाइड है उनसे पूछा जाता है कि हिसाब किताब ख़त्म कैसे हो गया है, पिछले जीवन के अंदर भी इतना ज़्यादा इन लोगों ने दुख दिया, अभी का जो जीवन देख रहे हैं उसके अंदर भी इतना ज़्यादा इन लोगों ने दुख दिया, तो मैंने किया क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों इनके स्पिरिट गाइड बताते हैं, इनको कहते हैं कि एक जीवन और है, कोई एक और जीवन है पहले का, जिसके अंदर तुमने कुछ किया था और उसके बाद से ये पीछे पड़ गई है तुम्हारे, तुमने छेड़ दिया है इसको। कहते तुमने कुछ किया था, लेकिन दोस्तों जब ये सेशन हो रहा था तो सेशन होते हुए बहुत समय हो गया था, भाई जो है बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो इनके स्पिरिट गाइड ने इनको ऐसा कहा कि तुम फिर आना, और जो दूसरी कहानी जो रह गई है वो कहानी मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा, तुम्हें एक बार फिर से आना है। तो दोस्तों यही जो हमारा ये वीडियो है, इसके अंदर जिसमें हम ये PLR का जो स्टोरी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका एक सेकंड पार्ट भी आने वाले 3-4 हफ्तों के अंदर हम पोस्ट करेंगे। जैसे ये भाई दोबारा से अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएंगे, आने वाले 3 हफ्तों के अंदर आई थिंक ये कराने वाले हैं, तो उसके बाद एक और पार्ट हम इसके अंदर लेकर के आएंगे, जिसके अंदर हम आप सभी को बताएंगे कि और पूर्व के जीवन के अंदर ये भाई क्या करके आए हैं, जो कि इनकी माँ अलग अलग रूपों में इनको इतना ज़्यादा दुख देने के लिए इनके पीछे पड़ी हुई हैं। फिलहाल के लिए इनके स्पिरिचुअल गाइड ने कहा कि भाई जस्ट फॉरगिव एंड मूव फॉरवर्ड। इन्होंने ये भी पूछा कि भी फाइनेंशियल ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है मेरी लाइफ के अंदर। भाई चलो इन लोगों ने जो दुख दिया है वो तो दिया है। तो इनके गाइड ने बताया कि जो तुम्हारी ये जो माँ है इस जीवन की, इसका इमोशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है तुम्हें कामयाब न होते हुए देखने का, तुम्हें बर्बाद देखने का। जब तक तुम इनके संपर्क के अंदर रहोगे तब तक जो है वो एनर्जी तुम्हारे तक आती रहेगी। तो कहते हैं कि वो
संकल्पों में इतना ज़्यादा चलाती है इस चीज़ को कि तुम तरक्की नहीं कर पा रहे हो। और इनका जो मिसकैरेज हुआ, जब इनके माता और पिता इनके घर पे आए, इनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो उसके बारे में भी स्पिरिट गाइड ने बताया कि तुम दोनों को साथ में देखते देखते ही तुम्हारी मां के अंदर फिर से वो पुकार उठी थी कि ये दोनों, इनका साथ में परिवार कैसे हो सकता है। और कहते वो सारी एनर्जी जो है आपके जो पत्नी जो प्रेग्नेंट थी, वो जो गर्भ है उसके अंदर समा गई, और उसके बाद जो आपकी पत्नी का जो गर्भ है वो नष्ट हो गया मतलब। और उसके बाद से दोस्तों ये बताते हैं कि इनके बहुत सारे बेबीज़ के साथ ऐसा रहा है कि वाइफ के मिसकैरेजेस हो जाते हैं। इन लोगों ने बहुत सारे टेस्ट कराए हैं, कोई भी मेडिकल इशू नहीं है, लेकिन जो प्रेगनेंसी है वो हो नहीं पा रही है। ना इनको कोई मेडिकल इशू है, ना इनकी वाइफ को कोई मेडिकल इशू है, बस इनकी माँ की जो एनर्जी है उसका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि ये लोग जो हैं अपना परिवार भी आगे जो है नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इनको माफ़ करके, गाइड ने ये कहा कि आपको दूर रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इनसे। और उन्होंने कहा कि भाई ये करोगे और क्षमा योग करोगे तो जो है आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। बाकी साथ में उन्होंने बोला कि अब तुम्हारा जो समय है वो पूरा हो गया इन लोगों के साथ। गाइड ने कहा कि तुमने जितना सहना था तुमने सह लिया, अब आगे बढ़ना है, जस्ट फॉरगिव देम एंड डिटैच योरसेल्फ। बाकी दोस्तों ये तो सारा फिर गाइडेंस लेकर के आए, और जैसा हमने कहा कि फिर एक और हम केस डालेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों बिल्कुल जब अंत में ये भाई जो है अपना सेशन करके जब ये उठ गए थे, तो इनको एक और चीज़ की महसूसता आई थी। इन्होंने कहा था कि भैया मेरे ना दोनों हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, और इन्होंने कहा कि मेरे को ना ऐसी महसूसता है कि ना वो लोग ना मुझसे काम बहुत ज़्यादा कराते थे, मुझसे काम बहुत ज़्यादा लेते थे। दोस्तों इसके अंदर एक छोटी सी बात और आई थी मन में, वो ये आई थी कि भाई इनके छोटे भाई को क्यों निकाल दिया उन्होंने, क्योंकि छोटा भाई तो उनका अपना दामाद था। तो वो इनके पीएलआर से पता नहीं चला दोस्तों, क्योंकि हर आत्मा का ना अपना अपना अलग से हिसाब किताब होता है। तो इनके साथ क्या हिसाब किताब है उसका कुछ समझ में आया। ये जो केस था एक रिपीट पैटर्न केस था कि इस जीवन में परेशान करने वाले लोग पिछले जीवन में भी परेशान कर रहे थे। पिछले जीवन में तो कुछ ज़्यादा परेशान किया था, इस बार इंटेंसिटी कम है, ये थोड़ा हिसाब किताब कम हो गया होगा। अभी जैसा कि हमने बताया दोस्तों, हम दोबारा से एक वीडियो पे पोस्ट करेंगे भाई का पीएलआर करके कि वो कौन सा जीवन है जिसके अंदर इन्होंने उनको किसी प्रकार का दुख दिया है और किस प्रकार का दुख जो है उनको दे रखा है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज की जो स्टोरी हमने आपके सामने प्रस्तुत की आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।